बहुत समय पहले की बात है। वीरान और रहस्यमयी पहाड़ों के बीच एक अत्यंत प्राचीन और सुंदर झील थी। उस झील का पानी चांदनी रात में हीरो की तरह चमकता था। कहा जाता है कि उस झील में कोई अलौकिक शक्ति वास करती थी, जो वर्षों से अपने भीतर एक गहरा रहस्य छिपाए बैठी थी। एक रात जब आकाश में पूर्ण चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था, अचानक उस झील के ऊपर से ठंडी हवाएं चलने लगीं। पानी में हलचल मच उठी। लहरें गोल गोल घूमने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। और कुछ ही पलों में रंगीन रोशनियों की चमक के बीच एक सुनहरे पंखों वाला मोर प्रकट हो गया। उस मोर के पंख सोने की तरह दमक रहे थे। हर एक पंख से जैसे प्रकाश की किरणें फूट रही हों। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, झील के किनारे एक सुनहरा गुलाब खिल उठा। वह गुलाब ऐसा चमक रहा था मानो स्वयं सूरज की किरण धरती पर उतर आई हो। दूर चट्टान के पीछे छिपकर राज्य का सेनापति भैरव ये पूरा दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं, हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वह अविश्वास से उस सुनहरे मोर और चमकते गुलाब को घूरता रहा, फिर अपने आप से बुदबुदाया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो वही जादुई झील है। बचपन से सुनता आया हूँ कि इस झील के किनारे हर 200 वर्षों में एक बार सुनहरा गुलाब खिलता है और उसके साथ एक जादुई मोर प्रकट होता है। मैंने तो अब तक इन बातों को केवल कहानी समझा था, परंतु यह तो सत्य निकला। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इस फूल के खिलने में अभी 25 वर्ष शेष थे। फिर ये 25 वर्ष पहले कैसे खिल गया? यह तो अत्यंत विचित्र है। मुझे अभी इसी क्षण यह बात रानी चंद्रिका को बतानी होगी। हाँ, तुरंत बतानी होगी। ये कहकर सेनापति भैरव अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधे राजमहल की ओर रवाना हो गया। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन भैरव के मन में उठती लालसा उस अंधेरे से भी अधिक गहरी थी। घोड़े की टापें सुनसान रास्तों पर गूंज रही थीं। रानी चंद्रिका अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थी। उसके चेहरे पर सदैव कठोरता की छाया बनी रहती थी। वह ऐसी रानी थी जिसने अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया था। उसका भतीजा युवराज अर्जुन, जो उसके भाई का एकमात्र पुत्र था, वह भी उसी महल में रहता था। परंतु रानी चंद्रिका ने कभी अर्जुन को राज्य का वारिस नहीं माना। वह स्वयं सदा के लिए रानी बने रहना चाहती थी। इसी बीच सेनापति भैरव हांफता हुआ दरबार में पहुंचा। रानी चंद्रिका ने उसकी व्याकुल अवस्था देखी और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर उभर आई। आइए आइए सेनापति जी, क्या बात है? आपके चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि आप कोई अत्यंत विचित्र समाचार लेकर आए हैं। कहिए, इस गहरी रात में आप घोड़े पर कहाँ विचरण कर रहे थे? बिल्कुल सही कहा आपने रानी साहिबा। आज रात मैंने एक अत्यंत आश्चर्यजनक दृश्य देखा है। उसी के बारे में बताने के लिए मैं भागा आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो ठीक है। उस विचित्र दृश्य का विवरण तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। रानी साहिबा, मैं रात को पहाड़ों की ओर घोड़े पर जा रहा था। घूमते घूमते मैं उस प्राचीन झील तक पहुंच गया। उसके बारे में बचपन से दंत कथाएं सुनता आया हूँ कि हर 200 वर्ष के बाद वहां एक सुनहरा गुलाब खिलता है। लेकिन रानी साहिबा, मैंने अपनी आंखों से देखा, रंगीन किरणों के बीच एक सुनहरे पंख वाला मोर प्रकट हुआ और बस उसी क्षण झील के किनारे वह जादुई सुनहरा गुलाब खिल गया। परंतु विचित्र बात तो यह है रानी साहिबा कि यह फूल तो 200 वर्ष के बाद ही खिलना चाहिए था, लेकिन यह तो 25 वर्ष पहले ही खिल गया। ओहो, ये तो बड़ी विचित्र बात कही तुमने। हम तो वैसे भी अब तक इसे केवल एक मिथ्या कथा ही समझते थे। रानी साहिबा, आप शायद उस जादुई फूल के रहस्य को पूरी तरह नहीं जानती।
कहा जाता है कि जो भी उस सुनहरे गुलाब को खा लेता है वह अमर हो जाता है। रानी साहिबा, अमर, सदा के लिए अमर। ये सुनकर रानी चंद्रिका चौंक गई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह तुरंत अपने सिंहासन से खड़ी हो गई। क्या कहा तुमने? अमर? तो ठीक है, तुरंत हमें वहां जाना चाहिए। हम भी वहां फूल खाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। फिर हम सदैव इस धरती पर शासन करती रहेंगी। कोई हमें कभी हटा नहीं पाएगा। चलो, तुरंत चलो। रानी की उत्सुकता देखकर युवराज अर्जुन, जो एक कोने में खड़ा था, वह विस्मित रह गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, बुआ जी, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप जरा धैर्य रखें। शायद आपने यह नहीं सुना कि दंत कथाओं के अनुसार कोई भी मनुष्य उस जादुई गुलाब को तोड़ नहीं पाया। जिसने भी प्रयास किया वह जलकर राख हो गया। यह कोई साधारण फूल नहीं है। ओहो, क्या ये सत्य है सेनापति जी? रानी साहिबा, अब सुना तो मैंने भी यही है। ये तो खतरे की बात है। रानी चंद्रिका पुनः सिंहासन पर बैठ गई। उसका उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। तो फिर हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। अमर होने के लालच में हम अपना जीवन जोखिम में नहीं डाल सकती। फिलहाल हम इसी सिंहासन पर सुरक्षित हैं। रानी के आदेश के बाद सेनापति भैरव चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में उस सुनहरे गुलाब की लालसा अब भी धड़क रही थी। राज्य के एक छोटे से गांव मछुआरेपुरा में मोहन नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी बड़ी बहन राधा के साथ रहता था। राधा विधवा थी और उसकी एक इकलौती बेटी थी, मीरा। मोहन ने अपनी बहन और भांजी को अपने जीवन का सब कुछ मान रखा था। वह सुबह से शाम तक मछली पकड़ता ताकि ये बछवारा में राधा और मीरा का पेट भर सके। एक दिन मोहन झील के किनारे मछली पकड़ रहा था। तभी रोती हुई राधा वहां आ पहुंची। अरे राधा दीदी, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? बात तो बताओ। मोहन, मेरी बेटी मीरा, हमारी मीरा अचानक बेहोश हो गई है। उठ ही नहीं रही। मोहन, जल्दी चलो घर। यह सुनकर मोहन घबरा गया और तुरंत घर की ओर दौड़ा। मीरा बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मोहन ने उसे गोद में उठाया और सीधे वैद्य धन्वंतरी की झोपड़ी की ओर भागा। वैद्य जी, मेरी भांजी मीरा अचानक बेहोश हो गई है। कृपया देखिए ना, उसे क्या हो गया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है वैद्य जी। वैद्य धन्वंतरी ने मीरा की जांच की, उसकी नाड़ी देखी, उसके माथे पर हाथ रखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, ये बताओ, क्या ये पहले से बीमार थी? दीदी, क्या मीरा बिटिया पहले से बीमार थी? हाँ वैद्य जी, ये कुछ दिनों से ठीक से खा नहीं रही थी। कहती थी कि उसके शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। कभी कभी उसे चक्कर भी आते थे। वैद्य धन्वंतरी ने मीरा को एक औषधि दी। कुछ ही देर में मीरा को होश आ गया। वह कमजोरी से कांप रही थी। वैद्य जी ने गंभीर स्वर में कहा, देखो, तुम्हारी बेटी को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी हुई है। इस बीमारी का निश्चित इलाज मुझे ज्ञात नहीं है, पर हाँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो फिर इसका इलाज प्रारंभ कीजिए ना वैद्य जी। मेरी भांजी को किसी भी तरह से स्वस्थ कर दीजिए। चाहे जो भी हो जाए उसे ठीक कर दीजिए। मैं आपके पैरों पर गिरता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे विशेष प्रकार की औषधि बनानी होगी, जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां लगेंगी। वो जड़ी बूटियां राज्य के औषधालय में ही मिल सकती हैं और उनकी कीमत 7 सोने के सिक्कों से भी अधिक होगी। क्या? 7 सोने के सिक्के? यह तो बहुत बड़ी राशि है वैद्य जी। अगर मैं अपनी नाव भी बेच दूं, अपना जाल भी बेच दूं, तो भी इतनी धनराशि नहीं जुटा पाऊंगा। अब यह तुम्हारी समस्या है कि धन की व्यवस्था कैसे करनी है। उपाय मैंने बता दिया, बस। मोहन निराश होकर अपनी भांजी मीरा और बहन राधा के साथ घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था,
अब आगे क्या किया जाए। वह सारी रात जागता रहा, कभी मीरा के पीले चेहरे को देखता, कभी छत की ओर टकटकी लगाए सोचता रहता। मीरा के इलाज के लिए धन जुटाने की योजनाएं बनाता रहा, पर कोई भी उपाय उसे सूझ नहीं रहा था। रात गहराती गई और उसके मन की बेचैनी भी। सुबह होते ही उसकी बहन राधा ने उससे पूछा, मोहन, 7 सोने के सिक्कों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? क्या कोई रास्ता सूझा? चिंता मत करो दीदी, मैं गांव वालों से मदद मांगूंगा। कोई ना कोई सहारा जरूर मिलेगा। तुम बस मीरा का ध्यान रखो। इतना कहकर मोहन घर से निकला, लेकिन वह सीधे गांव के सबसे धनवान व्यक्ति सेठ जगत के घर की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वह सेठ जगत की हवेली में पहुंचा। उसने पूरी घटना विस्तार से सेठ जगत को बता दी। प्रणाम सेठ जी। सेठ जी, मेरी भांजी मीरा बहुत बीमार है। वैद्य जी ने जो औषधियां बताई है उनकी कीमत 7 सोने के सिक्कों की है। आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ी मदद कर दीजिए सेठ जी। बिटिया बहुत बीमार है। सेठ जी, कुछ तो सहायता कीजिए। अरे मोहन, तू कोई 2 या 3 सिक्के नहीं मांग रहा, सीधे 7 सोने के सिक्के मांग रहा है। यह बहुत बड़ी रकम होती है भाई, इतनी सहायता मैं नहीं कर सकता। मेरा भी कारोबार है, मेरा भी परिवार है। अगर कोई तेरी मदद कर सकता है तो वह केवल और केवल इस राज्य की रानी चंद्रिका ही है। मुझे लगता है तुझे महल जाकर सीधे रानी साहिबा से ही सहायता मांगनी चाहिए। वह चाहे तो तेरी मदद हो सकती है। मोहन को सेठ जगत की बात ठीक लगी। उसने तुरंत महल जाने का निश्चय किया और बिना देर किए वहां से निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल बेहद भारी था। हर कदम के साथ एक ही दुआ उसके मन में उठ रही थी, काश रानी उसकी पुकार सुन ले और मीरा को जीवनदान मिल जाए। कुछ समय बाद मोहन रानी चंद्रिका के दरबार में पहुंच गया। रानी चंद्रिका अपने सिंहासन पर विराजमान थी और उनके बगल में युवराज अर्जुन भी उपस्थित था। रानी ने मोहन को तीखी नजरों से घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस दरबार में बिना अनुमति कैसे आ गए? रानी साहिबा, प्रणाम स्वीकार कीजिए। रानी साहिबा, मेरा नाम मोहन है। मैं एक बहुत ही गरीब मछुआरा हूँ। रानी साहिबा, मेरी भांजी मीरा अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि उसके इलाज के लिए जो जड़ी बूटियाँ चाहिए उनकी कीमत 7 सोने के सिक्कों की है। मुझ जैसे गरीब मछुआरे के पास भला इतना धन कहाँ। कृपया करके मेरी सहायता कीजिए रानी साहिबा। हमारी बिटिया की मदद कर दीजिए रानी साहिबा, मदद। मोहन की आवाज में विनम्रता और पीड़ा झलक रही थी। वह रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। युवराज अर्जुन ने अपनी बुआ की ओर देखा और धीरे से कहा, बुआ जी, ये बहुत गरीब मछुआरा है, अपनी भांजी की बीमारी के कारण व्याकुल है। कृपया 7 सोने के सिक्कों की सहायता कर दीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है, ये राशि राज्य कोष के लिए कुछ भी नहीं है। युवराज की बात सुनकर रानी चंद्रिका क्रोधित हो उठी। दरअसल रानी चंद्रिका प्रजा के प्रति बहुत कठोर और निर्दयी शासक थी। उसे केवल अपनी सत्ता और अपना धन प्यारा था। युवराज अर्जुन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम हर किसी की ऐसे ही मदद करने लगे तो राज्य का कोष खाली हो जाएगा। आज ये 7 मांग रहा है, कल कोई 100 मांगेगा, फिर 1000, फिर 10,000। ऐसे हम किसी की भी सहायता नहीं कर सकते। लेकिन बुआ जी। लेकिन कुछ नहीं, चुप रहो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि तुम सीख सको कि राज्य कैसे चलाया जाता है। जब तुम कभी शासक बनोगे तब ये सारी बातें तुम्हारे काम आएंगी। राज्य ऐसे दान देने से नहीं चलता, समझे? रानी चंद्रिका ने फिर मोहन की ओर देखा और कहा, और ओए गरीब मोहन, 7 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम होती है। रानी साहिबा, 7 सोने के सिक्के आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती।
बहुत छोटी सी रकम है आपके सामने रानी साहिबा। मेरी भांजी मर जाएगी रानी साहिबा। हाँ हाँ हाँ, हम जानते हैं, लेकिन अगर आज मैं तुम्हारी सहायता करूंगी तो कल कोई और आ जाएगा और फिर मुझे उसकी भी सहायता करनी पड़ेगी और ऐसे में हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। चलो, अब तुम जा सकते हो, जाओ। मोहन ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, पर रानी चंद्रिका का हृदय नहीं पसीजा। अंततः वह आंसू भरी आंखों से वहां से चला गया। उसका दिल टूट चुका था। थका हारा मोहन अपने घर लौटा। उसकी आंखों में निराशा थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा। न जाने इस संसार को क्या हो गया है। कोई गरीब की मजबूरी नहीं समझता। रानी साहिबा के लिए 7 सोने के सिक्के कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। तो नहीं की। मोहन रो पड़ा। उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। तभी उसकी भांजी मीरा वहां आ पहुंची। कमजोरी के बावजूद वह अपने मामा के पास आई थी। मामा जी, आंसू मत बहाइए। आपको अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आप मेरे लिए इतना मत तड़पिए। ये कहकर मीरा शांत स्वर में चली गई और अपने कमरे में पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। अपने मामा की पीड़ा देखकर उसका दुख और भी बढ़ गया। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसकी नींद एक अनोखी जगह में खुली। मीरा ने अपनी आंखें खोलीं तो पाया कि वह एक सुंदर और हरे भरे पहाड़ों के बीच थी। सामने एक विशाल झील थी, जिसका पानी नीले और सुनहरे रंग में चमक रहा था। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। ये क्या? मैं तो अपने घर पर सो रही थी, यहाँ पहाड़ों के बीच कैसे आ गई? ये कौन सी जगह है? अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वहां झील के किनारे एक सुनहरे गुलाब का फूल खिला था। वह फूल ऐसे चमक रहा था जैसे सोना पिघलकर फूल बन गया हो। उसी फूल के पास एक सुनहरे पंख वाला मोर खड़ा था, जो मीरा की ओर देख रहा था। मोर ने अपने पंख फैलाए और बोला, मीरा, मैं जानता हूँ कि तुम बीमार हो। तुम्हारी बीमारी का इलाज इस संसार की किसी जड़ी बूटी में नहीं हो सकता। तुम्हारा इलाज केवल और केवल इस सुनहरे गुलाब के फूल में है। इसे ढूंढो और शरद पूर्णिमा की रात से पहले इसे प्राप्त करो। यह फूल हर 200 वर्ष के बाद खिलता है, मगर इस बार ये 25 वर्ष पहले ही खिल गया है। समय कम है मीरा, जल्दी करो। इतना कहकर मोर विलीन हो गया। अगले ही पल मीरा की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह हाफती हुई अपने मामा मोहन के पास पहुंची। मामा जी, मैंने एक अद्भुत सपना देखा है। एक सुनहरे पंख वाले मोर ने मुझसे कहा कि मेरी बीमारी का इलाज किसी जड़ी बूटी से नहीं, बल्कि एक सुनहरे गुलाब के फूल से होगा। वही फूल जो हर 200 वर्षों बाद खिलता है, लेकिन इस बार ये 25 वर्ष पहले ही खिल गया है। मीरा के मुख से उसके सपने का वर्णन सुनकर मोहन और राधा बुरी तरह सहम गए। राधा घबराई हुई बोली, मोहन, कहीं हमारी बिटिया मीरा को वही झील तो नहीं दिखाई दी, जिसके बारे में वर्षों से विचित्र दंत कथाएं सुनती आई हूँ? जिस जगह का सपना उसने बताया है, यह तो वही झील लगती है, और ऐसा कहा जाता है कि उस झील के किनारे हर 200 वर्ष के बाद सुनहरे गुलाब का फूल उगता है। हाँ, तो इसका मतलब मेरा सपना सत्य था। मामा जी, मैं उस जगह को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। शायद वहाँ वाकई कोई सुनहरे गुलाब का फूल हो, जिसे खाकर मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है बेटी, तो मैं तुम्हें पहाड़ों तक पहुंचने का मार्ग बता दूंगा। और बेटी, ध्यान से सुनो। पहाड़ों की सरहद शुरू होते ही तुम्हें बाएं ओर मुड़ जाना है। कुछ दूर चलोगी तो वहां तुम्हें झील दिखाई दे जाएगी। वही है वह जादुई झील। पर बेटा, संभल कर जाना। मीरा बिना किसी भय के घर से निकल गई। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन शरीर कमजोर था।
कुछ देर बाद वह पहाड़ों के बीच खड़ी थी। सामने दो रास्ते जा रहे थे, एक बाएं ओर और एक दाएं ओर। मीरा बाएं दिशा की ओर चल पड़ी, जैसे उसके मामा ने बताया था। थोड़ी दूर चलने पर वह उस जगह पर पहुंची जहां उसके सामने वही सुनहरे गुलाब का फूल खिला था। मीरा आश्चर्य से भर गई। यह तो वही स्थान है जो मैंने सपने में देखा था। बिल्कुल वही झील, वही फूल। यह सपना नहीं था, यह सत्य था। मीरा सुनहरे गुलाब के फूल को छूने ही वाली थी कि रंग बिरंगी रोशनी से वहां एक सुनहरे पंख वाला मोर प्रकट हो गया। मीरा चौंक गई और पीछे हट गई। मुझे देखकर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है मीरा। जो सपना तुम्हें दिखाई दिया, वह सपना मैंने ही अपनी जादुई शक्ति से दिखाया था। मैंने तुम्हें यहीं बुलाया है। तुम कौन हो और मुझे क्यों बुलाया? हम यूं समझ लो कि मैं इस जादुई सुनहरे गुलाब के फूल का रक्षक हूँ। वर्षों से मैं इसकी रक्षा करता आया हूँ ताकि यह किसी गलत मनुष्य के हाथ न लगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। परसों शरद पूर्णिमा की रात है। उस रात तुम्हें यहीं पर आना होगा। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। तुम्हारी दुर्लभ बीमारी केवल और केवल इसी सुनहरे गुलाब के फूल से ही ठीक हो सकती है। उस रात मैं तुम्हें इलाज का रहस्य भी बता दूंगा। अब तुम जा सकती हो। इतना कहकर मोर वहां से गायब हो गया। मीरा वहां से चली गई, मगर दूर से ये पूरा दृश्य राज्य का सेनापति भैरव देख रहा था। वह फिर से उस झील के आस पास घूम रहा था। सेनापति भी तुरंत राजमहल की ओर भागकर रानी चंद्रिका के समक्ष सारी घटना बताने लगा। रानी साहिबा, आज मैंने एक और आश्चर्यजनक विचित्र दृश्य देखा। रानी साहिबा, मैंने देखा कि एक लड़की जादुई मोर से बात कर रही थी। वह लड़की उस सुनहरे गुलाब के फूल के पास खड़ी थी। रानी चंद्रिका ये सुनकर चौंक कर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में लालसा की झलक आ गई। क्या बात कर रहे हो? एक लड़की जादुई मोर से बात कर रही थी? यह तो बड़ी ही विचित्र जानकारी दी तुमने। अब आगे क्या करने का इरादा है? रानी साहिबा, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। कौन सा उपाय? जल्दी बताओ। रानी साहिबा, मेरा मानना है कि शरद पूर्णिमा की रात को वह मोर उसी लड़की को सुनहरे गुलाब का फूल दे देगा। मैं चाहता हूं कि जैसे ही वह फूल लड़की के हाथ में आए, आप इसे छीन ले। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप वो फूल खाकर अमर बन सकती हैं। बस रानी साहिबा, थोड़ा सा फूल मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं भी आपके साथ अमरता को प्राप्त कर लूं। कोई तो आपका साथ देने के लिए होना चाहिए ना। ये सुनकर रानी चंद्रिका प्रसन्न हो गई। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था, लेकिन युवराज अर्जुन इस योजना पर असहमत था। बुआ जी, मुझे लगता है कि आपको सेनापति जी की बात नहीं माननी चाहिए। इस मामले में जरूर कोई गहरा रहस्य है। हम नहीं जानते कि उस फूल में क्या शक्ति है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ओहो, तुम बकवास बहुत करते हो युवराज। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरे भाई का कोई गुण ही नहीं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हो। बुआ जी, जिसे आप गुण कह रही हैं, वो अवगुण कहलाते हैं और इन्हीं अवगुणों के कारण आपको अत्याचारी रानी के नाम से जाना जाता है पूरे राज्य में। मैं तो शुक्र मनाता हूँ कि अच्छा हुआ आपके अवगुण मेरे रक्त में नहीं आए। मेरे पिताजी एक दयालु राजा थे, उनके गुण मेरे अंदर हैं। रानी चंद्रिका क्रोधित हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। ओह, मेरी बात कान खोल कर सुनो युवराज। परसों शरद पूर्णिमा की रात तुम भी हमारे साथ चलोगे। तुम्हारी आंखों के सामने ही हम उस फूल को तोड़कर खाएंगी और अमर हो जाएंगी। फिर तुम्हें पता चल जाएगा किसे गुण कहते हैं और किसे अवगुण, समझे? इधर दूसरी ओर मीरा ने पूरी घटना अपने मामा और माँ को बताई। मोहन ये सुनकर स्तब्ध रह गया और राधा की ओर देखने लगा। बेटी, तुमने अकेले झील जाने की अनुमति मांगी थी, हमने मना नहीं किया, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। मैं और तुम्हारे मामा दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। जी माँ, आप दोनों मेरे साथ चलिए। मामा जी, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सुनहरे गुलाब के फूल को खाने से मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो।
बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। और फिर वो रात आ गई, शरद पूर्णिमा की रात। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। उसकी चांदनी पहाड़ों और वनों पर दूधिया उजाला बिखेर रही थी। मोहन, राधा और मीरा तीनों उस जादुई झील की ओर निकल पड़े। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल उनके कदमों की आहट उस निस्तब्धता को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। झील की सतह रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही थी। चांदनी की किरणें पानी पर जैसे नृत्य कर रही थीं। तभी अचानक सुनहरे पंख वाला मोर प्रकट हो गया। उसके पंख फैलते ही पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से भर गया। हाँ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था मीरा। जल्दी से इस सुनहरे गुलाब के फूल को तोड़ लो, समय आ गया है। मीरा ने बिना संकोच सुनहरे गुलाब के फूल को तोड़ लिया। फूल उसके हाथों में आते ही चमकने लगा। तभी पीछे से घोड़ों की ताप सुनाई दी। रानी चंद्रिका, सेनापति भैरव और युवराज अर्जुन वहां पहुंच गए। रानी के हाथ में तलवार थी। आहा, लाओ लाओ लाओ, उस सुनहरे गुलाब के फूल को मेरे हवाले करो। लाओ तुरंत। मूर्ख, ऐसा पाप मत करना। यह फूल तेरे लिए नहीं है। तुम चुप रहो। ए पक्षी, मेरे हाथ में तलवार है। अगर ज्यादा बोला तो सबसे पहले इस मछुआरे की गर्दन उड़ा दूंगी और फिर इस लड़की को मार दूंगी। चलो, जल्दी से गुलाब का फूल हमें दो। ए लड़की, अगर तूने मोर की बात मानी तो मैं तेरे मामा की जान ले लूंगी। ला, इधर दे वह फूल। मीरा बेबस हो गई। उसने अपने मामा मोहन की ओर देखा। मोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंततः उसने सुनहरे गुलाब का फूल रानी चंद्रिका के हवाले कर दिया। आहा, देखा अर्जुन, इतनी आसानी से हमें ये फूल मिल गया और लोग तो इसे छूने से डरते थे। और अब इसे खाकर हम अमर हो जाएंगे, सदैव के लिए अमर। रानी चंद्रिका ने फूल का एक अंश तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी। उसके मुंह से चीख निकली। ये मुझे क्या हो रहा है? भतीजे, अर्जुन, देखो, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल रहा है। हाँ। मोर का रूप परिवर्तित हो गया। वह अब एक प्रकाश पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। मूर्ख रानी, जिसने भी लालच से इस फूल को खाया वह अमर नहीं हुआ। उसके लिए यह विष बन गया। लालची मनुष्य को यह फूल अमरता नहीं देता, बल्कि सीधे नरक लोक के द्वार पर पहुंचा देता है। यह फूल केवल पवित्र हृदय वाले मनुष्य को ही अमृत देता है। क्या तुम्हें इस बात का पता था सेनापति? तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं रानी साहिबा, मुझे तो यही ज्ञात था कि इसे खाने से अमृता प्राप्त की जा सकती है। मैं तो अगले ही पल रानी चंद्रिका जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर शांत हो गया। वह मृत हो चुकी थी। सेनापति भैरव डर से कांप रहा था। युवराज अर्जुन ने क्रोध में तलवार निकाली और सेनापति की ओर देखा। तूने मेरी बुआ को गलत सलाह दी। सेनापति, तूने उन्हें कभी सही मार्ग नहीं दिखाया। तूने हमेशा उनके कान में जहर घूरा। तेरा लालच मेरी बुआ की मौत का कारण बना। अब तुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। युवराज अर्जुन ने एक ही वार में सेनापति भैरव का अंत कर दिया। सेनापति का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। वातावरण में सन्नाटा फैल गया। केवल झील का पानी हल्के से हिल रहा था। मीरा, अब जल्दी से सुनहरे गुलाब का फूल उठा लो और उसका एक अंश खा लो। डरो मत। मीरा ने वैसे ही किया। जैसे ही उसने फूल का अंश खाया, उसके शरीर से प्रकाश की लहरें फूट पड़ी। उसका चेहरा चमक उठा। उसकी कमजोरी दूर हो गई। वह सीधी खड़ी हो गई। माँ, मामा जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मेरी कमजोरी दूर हो गई।
मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। मीरा, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं थी। क्या मतलब? दरअसल तुम इस पृथ्वी की नहीं हो। इस झील के भीतर एक और जादुई संसार है। वहीं से तुम्हारा जन्म हुआ। 25 वर्ष पहले तुम्हारे असली माता पिता इस लोक में स्वर्ग से धार गए थे। तब मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक भेजा, जहां मोहन और राधा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी और भांजी मानकर प्यार दिया। तुम्हारी बीमारी इसलिए बढ़ी क्योंकि तुम्हारे 25 वर्ष की आयु के बाद पृथ्वी का वातावरण तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं था, इसलिए तुम बीमार पड़ गई। इसलिए मैंने यह सुनहरे गुलाब का फूल 25 वर्ष पहले ही खिला दिया ताकि तुम्हारा जीवन बच सके। तो क्या मैं आपकी असली संतान नहीं हूँ माँ? नहीं मीरा बेटी, यही सत्य है। बरसों पहले हम तुम्हें इसी झील के किनारे से लेकर गए थे। हमने तुम्हें यही पाया था। तुम बहुत छोटी थी, एक नवजात शिशु। हमने तुम्हें अपनी बेटी मानकर पाला। हाँ बेटी, लेकिन हमारे लिए तुम हमेशा हमारी अपनी बेटी रही हो और हमेशा रहोगी। लेकिन मैं आपको ही अपनी सच्ची माँ मानती हूँ और मामा जी को अपने पिता समान। आप दोनों ने मुझे जीना सिखाया है। आपका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मानवता है मीरा। तुमने मनुष्यों के बीच परवरिश पाई है, इसलिए तुम पृथ्वी लोक पर ही रहो। यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारे अपने हैं। मैं 100 वर्षों के बाद फिर लौट आऊंगा मोर के रूप में। तब तक ये झील तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहकर वह प्रकाश पुरुष रंगीन रोशनी में विलीन हो गया। झील का पानी शांत हो गया। चांदनी की रोशनी पानी पर बिखर गई। एक युग का अंत हुआ था और एक नए अध्याय की शुरुआत। रानी चंद्रिका के निधन के बाद युवराज अर्जुन ने शासन संभाला। वह अपनी बुआ से बिल्कुल अलग था, दयालु, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल। उसने सबसे पहला काम यही किया कि राज्य के हर गरीब व्यक्ति के इलाज के लिए मुफ्त औषधालय खुलवाए। कुछ दिनों बाद वह मीरा के गांव आया। उसने मोहन और राधा को प्रणाम किया और फिर मीरा के सामने खड़ा हुआ। मीरा, उस रात झील के किनारे जब मैंने तुम्हें देखा था, तब से तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा साहस मुझे याद है। तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक असाधारण शक्ति है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? युवराज, लेकिन मैं तो एक गरीब मछुआरे की भांजी हूँ और आप राज्य के युवराज हैं। मेरी बुआ ने जिंदगी भर अमीर और गरीब में भेद किया। उसी भेद ने उनका सर्वनाश किया। मैं वह गलती नहीं दोहराऊंगा। मेरे लिए इंसान का हृदय महत्व रखता है, उसकी धन संपत्ति नहीं। बेटी, युवराज सच्चे हृदय के हैं। इनका रिश्ता स्वीकार करो। हाँ बेटी, ईश्वर की कृपा है यह। युवराज तुम्हें खुश रखेंगे। हाँ युवराज, मुझे आप पर विश्वास है। मैं आपकी पत्नी बनूंगी।